जब मैंने अमर से शादी की थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने ही परिवार को बचाने के लिए मुझे किसी दूसरे के घर में अपनी पहचान छिपाकर नौकरानी बनकर काम करना पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी कई बार इंसान की परीक्षा ऐसे लेती है कि उसके पास आंसू बहाने का भी समय नहीं होता। उसे सिर्फ अपना फ़र्ज को पकड़कर आगे बढ़ना होता है। मेरा नाम राधिका है और यह कहानी उस समय की है जब मैंने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए अपने स्वाभिमान से भी बड़ा त्याग किया था। मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी और शादी के बाद अपने पति अमर के घर आई थी। अमर बहुत मेहनती और सीधा इंसान था। वह एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और अपने माता पिता गोपाल दास और गीता देवी के साथ एक छोटे लेकिन प्यार भरे घर में रहता था। हमारे साथ अमर की छोटी बहन सोमी भी रहती थी, जो अभी पढ़ाई कर रही थी। घर बड़ा नहीं था लेकिन उसमें अपनापन था। और मैं सच कहूँ तो शादी के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी पराए घर में आई हूँ। गीता देवी मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी और अक्सर मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती थी, राधिका तू इस घर में आई है तभी से लगता है जैसे लक्ष्मी हमारे घर में कदम रख रही हो। मैं मुस्कुरा देती थी और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती थी। मुझे इतना बड़ा अच्छा परिवार मिला, लेकिन शायद किस्मत को हमारा सुख ज़्यादा दिन मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक अमर की नौकरी चली गई। जिस कंपनी में वह काम करता था वह बंद हो गई और उसी सप्ताह बाबूजी यानी गोपाल दास जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, इनका दिल का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना पड़ेगा। देर हुई तो खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही जैसे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन का खर्च इतना था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अमर दिन रात नई नौकरी ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगती। घर की थोड़ी बहुत बचत दवाइयों में खत्म होने लगी और पहली बार मैंने अपने मजबूत पति को टूटते हुए देखा। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने अमर को आंगन में अकेले बैठा देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे देखते ही चेहरा फेर लिया, लेकिन मैं समझ गई थी। मैंने उसके पास बैठकर धीरे से पूछा, क्या हम सोच रहे हैं? उसने कांपती आवाज़ में कहा, राधिका अगर मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जब तक हम साथ हैं कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, रास्ता ज़रूर निकलेगा। उसी रात मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगली सुबह मैंने परिवार के सामने कहा, माँ मैं काम जरूर करूँगी। गीता देवी चौंक गई और बोली, बहू काम मतलब क्या? अमर ने तुरंत कहा, नहीं राधिका, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ कर लूँगा। मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, अगर घर की बहू अपने परिवार के लिए आगे नहीं आएगी तो फिर बहू होने का क्या अर्थ है? लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर हम बाबूजी की जान दांव पर नहीं लगा सकते। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरे मन में फैसला पक्का हो चुका था। कुछ दिनों बाद मुझे शहर के सबसे बड़े घर में काम मिल गया। वह एक विशाल हवेली जिसके मालिक थे देवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी सरोज देवी, उनका बेटा करण और घर में सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी माँ। जब मैं पहली बार वहाँ पहुँची तो सरोज देवी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज़ में पूछा, नाम क्या है? मैंने सिर झुकाकर कहा, राधा। उन्होंने कहा, यहाँ काम आसान नहीं है, सुबह से रात तक सब संभालना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे सिर्फ काम चाहिए मैडम। धीरे धीरे मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली। मैं सुबह सबसे पहले उठती, मंदिर साफ करती, दादी माँ को दवा देती, रसोई संभालती और देर रात तक काम करती। दादी माँ अक्सर मेरा हाथ पकड़ कर कहती थी, बेटी तेरे हाथों में माँ का स्पर्श है, तू कौन है, सब सच सच बता। मैं मुस्कुरा देती और कहती, मैं बस एक ज़रूरतमंद इंसान हूँ दादी माँ। लेकिन उस बड़े घर की चमक के पीछे बहुत अंधेरा था। देवेंद्र सिंह हमेशा अपने काम में डूबे रहते थे। सरोज देवी को सिर्फ समाज में अपनी इज्जत की चिंता थी और करण भीतर से टूटा हुआ इंसान था। वह अक्सर देर रात तक शराब पीकर घर लौटता और किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। एक रात जब मैं रसोई समेट रही थी, मैंने उसे फ़ोन पर चिल्लाते सुना, सब झूठ है, इस घर में किसी को किसी की परवाह नहीं है। यह सुनकर मैं ठिठक गई। अगले दिन मैंने दादी माँ से पूछा, दादी माँ करण बाबू इतने परेशान क्यों रहते हैं? उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा करण की मंगेतर ने शादी से पहले उसे छोड़ दिया, तब से वह टूट गया है और इस घर में कोई उसके दर्द को समझ नहीं पाया। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि यह बड़ा घर बाहर से जितना
भरा हुआ दिखता है, भीतर से उतना ही खाली है। एक दिन अचानक सरोज देवी की कीमती अंगूठी गायब हो गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। उन्होंने सबके सामने गुस्से में कहा, यह काम जरूर नई नौकरानी ने किया है। मैं सन्न रह गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया मैडम। लेकिन उन्होंने मेरी बात काट दी और बोली, चुप रहो, जरूरत के नाम पर लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी करण आगे आया और बोला, माँ, बिना सबूत के किसी पर आरोप मत लगाइए। लेकिन सरोज देवी नहीं मानी। उन्होंने मेरा सामान तक खंगाल डाला। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने सिर नहीं झुकाया। मैंने सिर्फ इतना कहा, सच को देर लग सकती है, लेकिन वह छिपती नहीं है। उसी रात दादी माँ ने करण से कहा, बेटा, इस लड़की की आंखों में चोरी नहीं, दर्द है। सच पता करो। अगले दिन करण ने घर के कैमरे चेक किए और सबके सामने सच आ गया। अंगूठी सरोज देवी की एक रिश्तेदार ने मजाक में उठाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोज देवी की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने शांत स्वर में कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ने में समय लगता है। उस दिन पहली बार करण ने मुझे अलग नज़र से देखा, जैसे उसे महसूस हुआ कि मैं कोई साधारण नौकरानी नहीं हूँ। उसी शाम जब मैं अपने घर लौट रही थी तो देखा अमर दरवाजे पर बैठा है। उसका चेहरा बुझा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीमे स्वर में कहा, अस्पताल से फ़ोन आया है। ऑपरेशन के पैसे कल तक जमा करने होंगे, नहीं तो तारीख आगे बढ़ जाएगी। मैंने बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर वह छोटी सी डिबिया निकाली जिसमें मेरी शादी के गहने रखे थे। मैंने वह अमर के हाथ में रख दिए। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, यह मत करो राधिका, यह तुम्हारा हक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा सबसे बड़ा गहना मेरा परिवार है। अगर यह बच गया तो सब वापस आ जाएगा। अगले दिन जब मैं हवेली पहुंची तो दादी माँ ने मेरा चेहरा देखते ही पूछ लिया, क्या बात है बेटी, आज तेरी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। और पहली बार मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उन्हें सब सच बता दिया कि मैं एक बहू हूँ, नौकरानी नहीं, और अपने ससुर की जान बचाने के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज तूने मुझे याद दिला दिया कि त्याग करने वाले लोग अब भी इस दुनिया में हैं। और उसी दिन मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब दादी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर यह कहा था कि त्याग करने वाले लोग अब भी इस दुनिया में हैं, तब मुझे पहली बार लगा था कि शायद इस बड़े घर में कोई ऐसा है जो मुझे सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखता है। उस दिन के बाद दादी माँ की नज़रें हर समय मुझे ढूंढती रहती और मैं भी उनके पास बैठकर कुछ पल अपने मन का बोझ हल्का कर लेती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सच्चाई अब धीरे धीरे उस हवेली की दीवारों से टकराकर कुछ और लोगों तक भी पहुंचने वाली है। अगले दिन सुबह जब मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी करण चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, राधा, क्या दादी माँ को जो तुमने बताया वह सच है? मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। मैंने उसकी ओर देखा और समझ गई कि अब सच छुपाना मुश्किल है। मैंने धीरे से कहा, हाँ, यह सब सच है। मैं यहाँ अपने ससुर की जान बचाने के लिए काम कर रही हूँ। करण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन पहली बार किसी को देखा है जो अपने परिवार के लिए अपनी पहचान छिपा रहा है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने तुरंत नजरें झुका ली। मैं यहाँ सहानुभूति लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाने आई थी। उसी दिन दोपहर में दादी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में हड़कंप मच गया। देवेंद्र सिंह किसी जरूरी मीटिंग में थे और सरोज देवी किसी सामाजिक कार्यक्रम में गई थी। करण घबरा गया। मैंने तुरंत दादी माँ को संभाला, उनकी दवा दी और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आते ही कहा, अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। करण ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, आज आपने सिर्फ दादी माँ को नहीं बचाया, आपने इस घर को बचाया है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उसी शाम अस्पताल में अमर का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, राधिका, बाबूजी की हालत अचानक ख़राब हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा, लेकिन पैसे अभी भी पूरे नहीं हुए। मेरे पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। मैंने दीवार का सहारा लिया और कुछ पल के लिए सांस तक नहीं ले पाई। मैंने खुद को संभाला और कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ ज़रूर होगा। फ़ोन रखते ही मेरी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन मैं किसी को सामने नहीं टूटना चाहती थी। तभी पीछे से सरोज देवी की आवाज़ आई, क्या हुआ? मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं मैडम। लेकिन शायद पहली बार उन्होंने मेरे चेहरे का दर्द पढ़ लिया। उन्होंने पूछा, सब सच सच बताओ, क्या बात है?
और न जाने क्यों उस क्षण मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ काम कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक वह बिल्कुल चुपचाप रहीं, फिर धीमे से कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और शर्म भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी समझा और तुम अपने परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही हो। उसी समय देवेंद्र सिंह भी घर लौट आए और सरोज देवी ने उन्हें सब बता दिया। देवेंद्र सिंह ने मेरी तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? मैंने हिचकते हुए रकम बताई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने मैनेजर को फ़ोन किया और कहा, तुरंत यह रकम अस्पताल पहुंचाओ। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं रो पड़ी और उनके पैरों की तरफ झुकने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा, नहीं बेटी, यह तुम्हारे त्याग का सम्मान है, एहसान नहीं। उसी रात बाबूजी का ऑपरेशन शुरू हुआ और मैं अस्पताल के बाहर अमर और गीता देवी के साथ बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, ऑपरेशन सफल रहा। यह सुनते ही जैसे मेरी सांस वापस लौट आई। अमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम दोनों थे। उसने कहा, राधिका, आज तुमने सिर्फ मेरे पिता को नहीं बचाया, तुमने इस परिवार की आत्मा बचाई। गीता देवी ने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बहू, आज तूने ये साबित कर दिया कि बहू सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती, वह पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है। कुछ दिनों बाद जब बाबूजी घर लौटे तो मैं फिर हवेली पहुंची, क्योंकि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। सरोज देवी ने मुझे दरवाजे पर रोक कर कहा, आज से तुम इस घर की नौकरानी नहीं, मेहमान हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैडम, मैं यहाँ अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ, क्योंकि फर्ज आधा छोड़ना मुझे नहीं आता। करण यह सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए गहरा सम्मान था। एक दिन उसने मुझसे कहा, राधिका, तुमने मुझे यह सिखाया कि टूटे हुए इंसान भी दूसरों का सहारा बन सकते हैं। शायद अब मैं भी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है, बस हमें उससे हारना नहीं चाहिए। जब मेरे काम के आखिरी दिन दादी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया तो उन्होंने अपने हाथों में एक पुराना कंगन उतारकर मेरे हाथ में पहनाया और कहा, यह इस घर की सबसे कीमती चीज़ है। इसे मैं उस बेटी को दे रही हूँ जिसने बिना किसी रिश्ते के भी इस घर को अपना समझा। मेरी आंखें भर आई। मैंने उनके चरण छुए और जब हवेली से बाहर निकली तो लगा जैसे मैं सिर्फ अपने ससुर की जान नहीं बचा कर जा रही हूँ, बल्कि अपने भीतर एक नई ताकत लेकर लौट रही हूँ। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी बहू का फर्ज सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होता, उसका साहस कई टूटे हुए रिश्तों और घर की रोशनी भी भर सकता है। और शायद यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।